हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और उस आर्टिकल में से जो पर्टिकुलर आर्टिकल का समरी है उससे क्या पूछा जा सकता है प्री और मेंस में। प्री में कैसे स्टेटमेंट बन सकते हैं या फिर कौन से इंफॉर्मेशंस में आपको ज़्यादा ध्यान देनी होंगी, और मेंस में ओवरऑल चीज़ों को आप कैसे लिखेंगे, कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो ये मैं अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है प्री के मेंस के इंटरव्यू के उसके लिहाज से चीज़ें आपको बताऊंगा। और इसी के साथ जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की गई है यूपीएससी की हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस की, प्री की हो या मेंस की, तो उसके लिहाज से चीज़ें बताऊंगा। तो इसमें मैं ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करूंगा। तो जबकि आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो खुद भी ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करता है चीज़ों को, तो जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी वही बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई अगर हमारे इंस्टीट्यूट से एडमिशन के ज़रिए जुड़ना चाहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। हम फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी जो समय है, अभी आपके यूपीएससी के लिए 1 साल का समय आपके हाथ में है, 2026 के लिए एपीएससी के लिए भी 2026 तक का समय है। तो इस 1 साल में मैं आप सभी को ये सजेशन दूंगा कि आप फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़े। और इस कोर्स में हम आपको रेगुलर क्लासेस देंगे मंडे टू सैटरडे, और इसी के साथ जो क्लासेस होगा वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा एग्ज़ाम का। देन जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको उसका कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। देन आपको मॉक टेस्ट भी दी जाएंगी फॉर प्रीलिम्स। बिफोर प्री हम ये कराएंगे 1-2 महीने पहले से। देन आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी आफ्टर प्री। ओके। और 1-to-1 मेंटोरिंग के तहत आपका जितना भी डाउट है उसको प्रॉपरली कैटर किया जाएगा। और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट रहेंगे जो हमसे डायरेक्ट क्लासेस लेंगे हमारे क्लासरूम में, उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट बेटिंग ऐप केस। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो व्हाट इज़ द महादेव बेटिंग ऐप केस ऑल अबाउट। तो जो भी पर्सन एसोसिएटेड है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। बाकी जो बेटिंग ऐप का केसेस है वो किस तरह से आपके फाइनेंशियल फ्रॉड को लीड कर रही है, किस तरीके से आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी है, इलीगल इलिशिट एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा दे रही है, कैसे शेयर मार्केट को आपका एक्सप्लॉइट कर रही है, इसको और इन फ्लक्चुएशन में ला रही है, वो चीज़ें जानना ज़रूरी रहेगा। तो बैटिंग ऐप के ऊपर नेक्स्ट एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। क्यों, अभी आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो बैटिंग गेम है जो ऑपरेटेड इलीगली, ऑनलाइन बैटिंग ऑन क्रिकेट के ऊपर बैटिंग होती है, फुटबॉल के ऊपर, पोकर, तीन पत्ती। ओके। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है, पहला तो आपका जो इनके लिए रिक्रूटमेंट चाहिए वो इलीगली उनको रिक्रूट किया जाता है। यूज लार्ज स्केल कॉल सेंटर्स इन इंडिया फॉर रिक्रूटिंग बेटर्स, ओके, मैनेजिंग अकाउंट को मैनेज करने के लिए। फिर हैंडलिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन वाया यूपीआई वॉलेट, देन क्रिप्टो, ओके, देन बेनामी अकाउंट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो भी चैनल से अभी जैसे आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन करना या फिर हवाला के ज़रिए पैसे को ट्रांसफ़र करना, ओके, या फिर उसी हवाले के ज़रिए, हवाला क्या है, एक आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मनी ट्रांसफरिंग है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। लेकिन आज के समय पे क्या है, इसका बहुत ज़्यादा इलीगल इस्तेमाल होता है मनी ट्रांसफ़र के लिए। ओके। तो इसमें अभी क्या है, आपका टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकता है इन सभी चीज़ों से। हमारी जो इकोनॉमी की जो इंटीग्रिटी है उसको भी वॉयलेट किया जा सकता है। इन इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है,
क्योंकि बैटिंग ऐप से बहुत ज़्यादा पैसे कमाई जाती है और इन पैसे को क्या है अभी सीधा सीधा इकोनॉमी में डाल नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको हवाला के चैनल के ज़रिए आपके मॉरिशस जहाँ पे बहुत सारी सेल कंपनी है, तो वहाँ पे सेल कंपनी के ज़रिए फिर क्या किया जाता है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें जो आपके स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट करके उससे फिर जो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तब उस पैसे को निकाल के मॉरिशस पहुंच जाता है वो पैसा। फिर वो क्या होता है आपका लीगल होके देश में वापस आ जाता है। तो इससे क्या है आप देख सकते हैं जो इलीगल मनी है उसको किस तरीके से हवाला का इस्तेमाल करके। तो हवाला क्या है, एक ट्रांजैक्शन का इलीगल मेथड है और उसके ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हुए जब आप उसको लेयरिंग कर देते हैं, लेयरिंग मतलब मॉरिशस ले जाना, फिर वहाँ से आपके शेल कंपनी में डालना, शेल कंपनी फिर उसको स्टॉक मार्केट में डालना, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो अभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है हवाला रूट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स टू, वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ओके क्रिप्टो करेंसी से जो जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्वेश्चन उन चीज़ों में से पूछे जाएंगे। क्या क्रिप्टो करेंसी का क्या लीगल स्टेटस है इन इंडिया, ओके तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो इसमें पूछी जाएंगी। तो ये जो बैटिंग एप्स ऐप है जो भी डिफरेंट, ये सभी किस तरीके से आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रही है, ओके तो उस चीज़ों को हमें पूछा जा सकता है मेंस में। तो वही अभी जो बताएं आपको उन सभी चीज़ों को आपको लिखना होगा। बाकी जो फंड है उसको लेयरिंग किया जाता है तो उसी को कहा जाता है मनी लॉन्डर करना। तो हम लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए भेजते हैं, जो गंदे कपड़े हैं धुल के सफ़ेद होके साफ़ होके आ जाता है। उसी तरह से क्या है जो ब्लैक मनी होता है जिसको हवाला के ज़रिए रूट किया जाता है, देन उसको डिफरेंट तरीके से लेयर करके वाइट बना दिया जाता है उसको, ओके ताकि उसका आपका बाद में उसको वाइट मनी के हिसाब से यूज़ किया जा सके। तो ऑफशोर एंटिटीज इन लाइक मॉरिशस, दुबई, इन सभी देशों में क्या होते हैं लेयर किया जाता है, ओके देन अगेन आपका जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है एफपीआई के रूट के ज़रिए। तो अभी जो हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, ओके और जो बाहर से आपके इन्वेस्ट करते हैं उनको एफपीआई कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये एफपीआई क्या है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो मनी है आपका फिर हवाला के चैनल से गया, फिर ये उसको लेयर किया गया, फिर उसको वाइट बना के एफपीआई में डाल दिया गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, ओके और ऐसे क्या है अभी इतने ज़्यादा ब्लैक मनी, ओके ये तो फ्री के पैसे आए हैं तो इनको क्या किया जाएगा शेयर मार्केट को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। पेनी स्टॉक जो होती है बहुत ज़्यादा खरीद ली जाएंगी, तो आप देखेंगे कि पेनी स्टॉक बहुत सर्च कर रही है, तो हम भी जो हमें जिसको नॉलेज नहीं है हम ज़्यादा पैसे लगा देंगे तो उससे क्या है इन्वेस्टर्स का पैसा डूबेगा और जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा, ओके तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो मैंने इसमें आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस पूछी जा सकती है, ओके तो मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो डिफरेंट एजेंसीज है, कौन सी एजेंसीज काम करती है इन सभी के लिए, इन सभी चीज़ों को नैप करने के लिए, ईडी है, सीबीआई है, ओके तो ये सभी इसमें काम करती है। और इसमें क्या है आपके पॉलिटिकल जो फिगर हैं जो पावर में रह चुके हैं, ओके फॉर्मर सीएम, तो वो भी इसमें अक्यूज्ड है, ओके कन्विक्टेड नहीं हुए हैं अभी तक, अक्यूज्ड है, नाम इसमें जुड़ा है। तो ये भी एक आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, ओके नेक्स्ट है आपका सेबी भी इसमें क्या कर रहा है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो सेबी क्या है शेयर मार्केट का रेगुलेटर है जिसको 1988 में आपका स्टैब्लिश किया गया था और 1992 में इसको आपका स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, इसका पावर जो है उसको बढ़ाया गया। नेक्स्ट आपका इसमें कौन सी लॉ इन्वॉल्व है, आप जब मेंस में आंसर लिखेंगे आपको लॉ भी तो लिखना होगा, तो उसमें आपको पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट है, जो काम कर जो लॉन्ड्री कर रहे हैं उसको नैप कर सकते हैं, ओके प्रोसिक्यूट कर सकते हैं उनको 2002। तो अभी ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, आपको 4 लॉ दे देंगे उसका ईयर दे देगा, मैच करना होगा आपको, ओके और मेंस में आंसर में लिखने में काम आएगा ये सभी चीज़ें। पीएमएलए 2002, सेबी एक्ट 1992 जो अभी मैंने बताया कि सेबी ऐसे फॉर्मेशन तो 1988 में हो गया था, लेकिन इसको सेबी एक्ट के जरिए और एम्पावर किया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, ओके स्टैट्यूटरी मतलब एक लॉफुल बॉडी बना दी गई, स्टैट्यूट से इसका पावर मिलने लगा। नेक्स्ट है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस को नैप करता है, ओके देन आईपीसी के डिफरेंट आपके सेक्शन से, देन आईटी एक्ट जो है 2000 का, ओके तो वो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट चलिए बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सेक्टर कौन से अफेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ दिस बैटिंग। स्टॉक मार्केट, ओके, लॉस ऑफ इन्वेस्टर्स मनी, कॉन्फिडेंस लूज होता है इन्वेस्टर्स का। फिर बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं शेल फार्म्स ये सब खोले जाते हैं और बेनामी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में आप एलिगेशन ऑफ करप्शंस देख सकते हैं अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, ओके। फिर लॉ जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, ओके, उनके बीच में एक पॉलिटिकल फ्रिक्शन देखा जाता है क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल होता है इनके ऊपर, तो अच्छे तरीके से क्या नहीं कर सकते हैं, आपके जांच नहीं कर सकते हैं या फिर कंक्लूजन में पहुंचने में दिक्कतें होती है। और ये क्या होता है, आपका जो पब्लिक मोरालिटी है उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो अभी स्पेशली बैटिंग के गेम्स में क्या है, इजी मनी का एक कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्या है, हमारी जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, वो ऐसे शॉर्टकट मनी अर्निंग के टेक्निक्स में फंस जाते हैं और अपना जो पैसा है वो बर्बाद करते हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हैं। तो ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन एंड आरबीआई रेट कट। तो अभी आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन जो कंट्रोल का मेन जो भार है, जो दायित्व है, वो आरबीआई को दिया गया है। तो आरबीआई का जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, 6 मेंबर एमपीसी, 3 मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, 3 फ्रॉम आरबीआई साइड। तो इनको काम रहता है कि आपका जो रेपो रेट है उसको डिसाइड करना, ओके। ताकि रेपो रेट अगर देश में आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ओके, तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। और इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेपो रेट को कट किया जाता है। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेट को कट करना ज़रूरी है। चीप लोन जब अवेलेबल होंगे तभी ग्रोथ होगा, लेकिन उसके साथ ध्यान देना ये ज़रूरी रहता है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो चीज़ों की मांग कम हो जाएंगी, और मांग कम हुई तो प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करेंगे उसको, ओके। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो उन ये सभी चीज़ें जो अभी मैंने बताई ये इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई है और आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी से जुड़ी हुई है, जिसमें आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी आपका क्या करता है, रेपो रेट को डिसाइड करता है बेस्ड ऑन कंट्रीज इन्फ्लेशन ट्रेंडिंग। तो क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अभी मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आरबीआई का कौन मॉनिटरी पॉलिसी क्या डिसाइड करता है, रेपो रेट डिसाइड करता है, ओके। और आपका जो सीपीआई इंडेक्स है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन को टैकल करता है। 2 to 6% के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। 6 के ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, 2 तक आ गया, 2 से नीचे आ गया तो डिफ्लेशन हो गया। तो ये सभी कॉन्सेप्ट जो है आपको प्री में काम में आएंगे, ओके। सिंपल चीज़ें हैं, आपको सिंपली समझना है। तो इसमें और 2 चीज़ें कही गई है, कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो ये आर्टिकल बेसिकली कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया टोटल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, ओके, कि आपका जितना भी सामान है सभी चीज़ों में आपका इन्फ्लेशन देखा जाता है, वो हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में एक प्रॉब्लम क्या होती है, इन्फ्लेशन हमें बढ़ा हुआ नज़र आता है क्योंकि आपका जो फूड प्रोडक्ट है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, और फूड प्राइस जो है, फूड प्रोडक्ट का प्राइस वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ्लक्चुएट करते रहता है। इसीलिए हमें लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ओके। लेकिन जो रियल इन्फ्लेशन का पिक्चर है वो हमें जब हम फूड को माइनस करेंगे, ओके, फूड को जब माइनस करके जो इन्फ्लेशन निकालेंगे बाकी चीज़ों में, तो उसको कहा जाएगा कोर इन्फ्लेशन। तो इसीलिए अभी क्या है, आरबीआई ध्यान देती है हमें, हमारे फूड इन्फ्लेशन में ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि फूड तो खाना ही है और फूड का प्राइस भी बढ़ता है तो उसको बिना खाए तो नहीं रह सकते। और जब बढ़ा हुआ प्राइस में जब हम फूड को परचेस करेंगे तो हमारा परचेसिंग कैपेसिटी जो है फॉर अदर गुड्स वो कम हो जाएगा, ओके। इसीलिए फूड में ज़्यादा आपका एम्फेसिस दिया जाता है। बाकी अभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, तो रिफ्लेक्स टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके। तो इसमें वोलेटाइल जो फूड एंड फ्यूल है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, और कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल को नहीं लिया जाता है। तो अभी हाल ही का जो ट्रेंड है उसमें देखा गया है कि आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन हो या फिर आपका कोर इन्फ्लेशन हो, बोथ आर क्या है, कंट्रोल में है। तो इसीलिए क्या कर रही है आपकी आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी लगातार 2 बार रेट कट किया है। तो अभी रेट कट करेंगे तो क्या होगा, इससे जो आपकी मार्केट में लिक्विडिटी है वो अवेलेबल रहेगी फॉर प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड फॉर कंज्यूमर ऑल्सो। तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कंजम्पशन भी बढ़ेगा और देश की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया कि जो चीज़ें आपकी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो प्रीलिम्स में हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू, कोर इन्फ्लेशन रेफर्स टू का
टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देन सीपीआई क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसमें क्वेश्चन बन सकता है। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसाइड करती है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देन अगेन आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो कैसे देश की ग्रोथ को बढ़ा सकती है। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का कितना दूर रोल रहता है या फिर क्या लिमिटेशंस रहते हैं। तो अभी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के पास लिमिटेशन भी है, क्योंकि देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी आपका काफ़ी नहीं है। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बजट के जरिए लेती है वो भी ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वाई एस सी स्टक डाउन सेंटर्स ऑर्डर्स ऑन रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन क्लियरेंस। तो हाल ही में हमने एक आर्टिकल देखा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, ओके, अबाउट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसके अगेंस्ट आपका जो रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन क्लियरेंस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया है कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज बैठती है। ओके, अभी इंडस्ट्री का कनेक्शन किससे है, पोल्यूशन से है, कि कोई भी इंडस्ट्री क्या है, मोर और लेस पोल्यूशन करती ही है। तो कोई भी इंडस्ट्री बैठाने से पहले उसको क्या करना होता है, ईआईए के ज़रिए गुजरना होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ज़रिए। तो अभी इसमें क्या है, आपका जो 2006 का नोटिफिकेशन था ईआईए, अभी ध्यान रखिएगा ईआईए का जो नोटिफिकेशन है वो अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है। तो उसमें कुछ मैंडेट्स थी। ओके, जैसे आपका क्या होगा, कोई भी इंडस्ट्री खोलने से पहले पब्लिक कंसल्टेशन होगा। ओके, एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी होगी। देन सेक्टर स्पेसिफिक स्क्रूटिनी होगी। ओके, कि जो सेक्टर है, जैसे अभी कोई हाइड्रो पावर सेक्टर है या फिर कोई कोल इंडस्ट्री है या फिर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो ये ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी, जो आसपास फ्लोरा फोना है उसमें क्या इम्पैक्ट डालेगी, तो उसको एसेस किया जाता है। ओके, लेकिन 2017 में एक नोटिफिकेशन आया, उसमें क्या किया गया, जो आपके इसके कुछ प्रोविजंस थे 2006 के, उसको डाइल्यूट किया गया। ओके, कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी आपकी वर्क कर रही है उसमें सिर्फ वन टाइम क्लियरेंस ही चाहिए, बार बार क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, अभी आपका जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इंडस्ट्री को फेवर कर रही है ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर पोल्यूशन होता है एक जगह में, ओके, इंडस्ट्री के ज़रिए, या फिर इंडस्ट्री बनने के बाद उनका लीगल कंप्लायंस को अगर आपका नहीं देखा जाता है अच्छी तरीके से, तो ये क्या कर सकता है, पोल्यूशन को बढ़ा सकता है। और पोल्यूशन को बढ़ते ही क्या है, एयर पोल्यूट होगा, वाटर कंटामिनेट होगा, लैंड कंटामिनेट होगा। उससे लोगों का जो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है वो वायलेट होगा। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 के तहत देखा जाए तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो वायलेट होगा। ओके, कि वायलेटर्स को हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, आपके कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि अभी जैसे सपोज़ कोई एक बाइक है, ओके, किसी ने नया बाइक खरीदा, उसका अगर 2 दिन 1 दिन से ज़्यादा एक्सपायर्ड होता है तो उसको 500 का फ़ाइन लग जाता है। और पुलिस अगर पकड़ती है तो उसको 10,000 का फ़ाइन लग जाता है। तो क्यों ना हम ये चीज़ इक्वली रखें कि जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर भी फ़ाइन लगाया जाए, उनका जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको आपका ड्यूली किया जाए। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इसमें अभी एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, अबाउट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पूछा जा सकता है। ओके, देन ईआईए के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, ये नोटिफिकेशन कौन से लॉ के तहत आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत आता है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। ईआईए में कौन से आपके एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या क्या रहता है, पब्लिक कंसल्टेशन, एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटीज़ बनाई जाती है। ओके, सेक्टर स्पेसिफिक स्क्रूटिनी की जाती है, ये सभी ज़रूरी रहेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर एनवायरनमेंट को लेके क्या है, एक आपका एमसी मेहता केस का जजमेंट है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसने कैसे जो आर्टिकल 21 का एम्बिट है उसको इंक्रीज किया है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आर्टिकल है, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा, जो मैंने बताई हैं आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है गेटिंग दी माइक्रो पिक्चर एट दी पंचायत लेवल। तो पंचायत लेवल पे क्या है, माइक्रो पिक्चर को हासिल करना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि अभी आपका सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, इनका जो पावर है उसको इन्हांस किया गया।
तो अभी जो गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे हो, स्टेट हो या सेंटर हो, सभी का काम क्या है? पब्लिक का जो लाइफ है उसको ईजी करना, वेलफेयर को इंश्योर करना, जो दिक्कतें देखी जाती है उसको दूर करना। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को सबसे ज़रूरी क्या है? डेटा ज़रूरी है। ओके, इंडिकेटर्स ज़रूरी है कि जो पॉलिसीज़ ली जा रही है क्या इंडिकेट कर रही है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो एम है, क्या वो अचीव कर पा रही है या नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इसके लिए अभी क्या है, लोकल, अभी सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी आपकी स्क्रूटिनी होती है, बहुत सारी डेटा कलेक्शन होती है, जैसे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो या फिर ओवरऑल सेंसस हो। ओके, तो डिफरेंट तरह से आपका फिर आपका जो CSO हो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, तो ये सभी डेटा कलेक्ट करती है। ये लोकल लेवल में वैसा डेटा कलेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या किया गया, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एट सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है, उसने एक पाई पोर्टल को डेवलप किया। ओके, पाई पोर्टल का फुल फॉर्म हो गया पंचायती पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ओके, तो ये जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसको आपका 2022-23 में ही डेवलप किया गया था। ओके, एंड ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है इन अप्रैल 2025, हाल ही में रिलीज़ किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इससे क्या है, अभी जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट के अंदर जो लोकल बॉडीज़ है, उन लोकल बॉडीज़ को क्या करना होगा, आपका इन जो थीम है, लोकल जो सेल्फ डेवलपमेंट गोल है, उसमें 9 लोकल सेल्फ डेवलपमेंट के थीम के ऊपर उनको वर्क करना होगा। और ये जो आपका पाई जो पोर्टल है, उसमें चीज़ें डालनी होंगी, डेटास डालनी होंगी कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, ग्लोबल हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, तो देन क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। तो ये पहले के 5 जो आपके SDG गोल है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, देन 6 वाला गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देन 7 वाला गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ओके, देन आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला गोल है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को, और ये 13 वाला गोल है क्लाइमेट एक्शन। ओके, तो इन सभी चीज़ों में ये 9 SDG गोल जो आपके लोकल लेवल पे अचीव करना बहुत ज़रूरी हमें रहेगा। तो इसके ऊपर अभी पाई क्या करेगा, एक पोर्टल बना दिया है उसने, हर पंचायत को उसमें डेटा फीड करना होगा कि जो भी पॉलिसीज ली जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट, उसमें कितना अचीवमेंट देखा जा रहा है, कितने इंडिकेटर्स में डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं। तो उससे क्या है, बेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जा सकता है। ओके, बेटर डेटा ड्रिवन पॉलिसी लेके आपका सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जा सकता है, जेंडर इक्वालिटी को अचीव किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, ओवरऑल आपको प्रीलिम्स में ये पूछ लिया जा सकता है कि कितने गोल में लोकल लेवल में काम होगा। 9 लोकल 9 में काम होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, टोटल 17 गोल है, बाकी जो आपके 8 गोल है उसमें आपका जो मैंडेट है वो लोकल गवर्नेंस के पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। देन आपको ये पाई पोर्टल के बारे में पूछा जा सकता है, कब इसका लॉन्च हुआ था। ओके, और कब इसको नोटिफाई किया गया, तो 2023 में पाई आया था। और कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये भी पूछा जा सकता है। आपको कन्फ्यूजन में डाला जा सकता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को डाल के, तो ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। ओके, तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, वो पूछा जाता ही है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया सभी चीज़ों से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर बढ़िया डेटा कलेक्शन हुआ ना, तो हम क्या कर सकेंगे, जो आपका डिफरेंट फंड है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, MP लेड है, MLA लेड है, इन फंड्स को बेटर तरीके से चैनलाइज करके ये जो 9 गोल है इनको हम फुलफिल कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या मुद्दा है इसमें, कि USA ने इससे विड्रॉ किया है, और USA के विड्रॉल की वजह से अभी जो USA का जो फंडिंग जाता है WHO को, वो लगभग 18% है। तो इससे आप देख सकते हैं कि लगभग $600 मिलियन का एक गैप देखा जाएगा। ओके, और जो ओवरऑल स्पेंडिंग है 21% कट देखा गया है WHO का जो स्पेंडिंग है उसमें। तो इससे अभी क्या है,
एक वैकम क्रिएट हो गया है, स्पेशली आपके HIV या फिर एड्स, पोलियो, ओके, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को लेके। तो इससे सबसे ज़्यादा जो आपकी सफ़र करेगी कौन सी नेशन करेगी? ग्लोबल साउथ की जो अंडर डेवलप्ड नेशन है या फिर डेवलपिंग नेशन है, वो आपकी सफ़र करेंगी। और इसमें आपका जो चाइना है वो क्या करेगा? इस वैकम को फुलफिल करेगा और अपना एक जो सॉफ्ट पावर है उसको इन्हांस कर सकेगा और एजेंडा भी सेटिंग कर सकेगा इन ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी। तो अभी क्या है, इन फ्यूचर ये क्वेश्चन बन सकता है। और ओवरऑल आप ध्यान रखिएगा WHO का फॉर्मेशन कब हुआ था? मुझे जितना तक ध्यान है इट वाज इन 1948 और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। ओके देन आपके WHO का जो अभी ये मुद्दा है US का विड्रॉल, इससे आपके हेल्थ में, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस में क्या असर पड़ सकता है, वो क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ओके तो इन सभी चीज़ों को, बस इतना जो चीज़ है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट एक्सपोजेस एनर्जी वल्नरेबिलिटी। तो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उससे क्या है, एनर्जी में कैसे वल्नरेबिलिटी आ सकती है। ओके तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो एनर्जी में स्पेशली आपके पेट्रोलियम या फिर जो नेचुरल गैस है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो अभी इंडिया पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से क्या है, अरेबियन जो सी है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। और अरेबियन सी से होते हुए भारत में बहुत सारा आपका क्या होता है, एनर्जी जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का 88.8% हम इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस में 47.1% इंपोर्ट करते हैं, कोयल में जो कोयला है या फिर कोल है उसमें हम 21.3% इंपोर्ट करते हैं। इवन पाकिस्तान भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो अभी पाकिस्तान का छोड़ दीजिए, तो अगर इंडिया का हम देखें तो हमें क्या है, थोड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है इन फ्यूचर। तो इसीलिए क्या करना है, हमारा जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व हम रखते हैं, ओके, मिट्टी के नीचे आपका टैंक लगा के उसमें जो ऑयल को रिजर्व करना, ताकि कोई भी क्राइसिस का सिचुएशन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, वार हो, तो हम क्या कर सके, एटलीस्ट बहुत दिनों तक सस्टेन कर सके। तो 74 डेज का हम सिर्फ कंजम्पशन हमारे पास है। ओके तो इसमें लिखा गया है इंडिया मस्ट रेज इट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व फ्रॉम 74 डेज कंजम्पशन टू एटलीस्ट 90 टू 120 डेज। तो इसीलिए हमें क्या करना है, और इसने इसको रिकमेंड किया है बाय IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ओके तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इसमें सीधा सीधा क्या है, मुझे नहीं लगता है कि सीधा आपके इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा गया तो भी आप इसको लिख पाएंगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमारा एनर्जी सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो एनर्जी नहीं रही तो पूरा देश का जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन में चला जाएगा, देश का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। ओके देश में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी, देश के अंदर क्या है, सोशल टेंशन, इकोनॉमिक टेंशन देखी जाएगी, प्लस ये पॉलिटिकल टेंशन में भी तब्दील हो सकता है। तो ऐसे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है चीज़ों को। ओके पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरीके से आपको चीज़ें मेंस में लिखनी होती है। ओके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रेट गेम, रीसेट, मैच। ओके तो अभी इसमें क्या है, टेररिज्म को लेके, जैसे टेररिज्म एक ग्रेट गेम है बिटवीन डिफरेंट स्टेट पावर। तो डिफरेंट स्टेट, अभी आप देखिए अगर US की फॉरेन पॉलिसी में, तो वो क्या करती है, जो आपके टेरर एक्टिविटीज़ है उससे भी लेवरेज लेती है। जैसे 1979 में, ये तो ओपन है, ओपन एंडेड चीज़ें हैं, तो ये पब्लिक के सामने भी आई है। जो 1979 में जब USSR, तब का USSR अब का रशिया, तो USSR ने जब अफ़गानिस्तान में आपका इन्वेड किया, तो USA ने क्या किया, जो आपके अफ़गानिस्तान के यूथ थी, ओके, उसके सराउंडिंग में जो अदर नेशंस की यूथ थी, उनको आपका चैनलाइज किया, उनके हाथ में आपकी आर्म्स थमा दी, ताकि क्या किया जा सके, सोवियत को वहाँ अफ़गानिस्तान से खदेड़ा जा सके। तो इसमें आप देख सकते हैं जो डिफरेंट नेशन है वो क्या करते हैं, प्रॉक्सी को इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट को एज प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं, जो हम पाकिस्तान को भी देख सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। इसके अलावा भी आप डिफरेंट नेशन में, ओके, मिडिल ईस्ट में भी क्या है,
अगर देखें तो आपका गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इन सभी चीज़ों का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो टेररिज्म इस टेररिज्म का जो एक आपका फॉर्मूला डेवलप होना चाहिए, कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए कि टेररिज्म इस टेररिज्म, ये इसका अच्छा बुरा कुछ नहीं है। ओके, तो उसका एक जो कंसेंसस है वो नहीं बन पा रहा है इन यूनाइटेड नेशन। ओके, तो उससे अभी क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये ग्रेड गेम है। ओके, इसमें कभी कंसेंसस अगर बनता भी है, ओके, सभी लोग ओपिनियन फॉर्म कर भी लेते हैं एक समय तक, फिर से रीसेट हो जाता है, फिर से मैच की जाती है कि अपना इंटरेस्ट में ये मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको त्याग दिया जाता है। ओके, क्योंकि किसी का स्टेट का इंटरेस्ट वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, उसमें प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने से भी वो नहीं हिचकिचाते हैं। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि जो टेररिज्म है वो अभी एक रीजनल फेनोमेनन नहीं है, वो एक ग्लोबल टेंशन, ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है। फिर भी क्यों ग्लोब में अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बना है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, तो उसमें इन सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना ज़रूरी रहेगा, जो अभी मैंने आपको बताई है। तो अभी रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स भी देखा जाता है कि डिफरेंट रीजन में रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए, ओके, डिफरेंट टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए, ओके, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा को फुलफिल करने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इन दी वेक ऑफ क्राइसिस द नीड ऑफ बाई पार्टीजनशिप। तो अभी इसमें कौन से क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है, जो आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो प्रॉक्सी वारफेयर है बाय पाकिस्तान टुवर्ड्स इंडिया, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है कि जब क्राइसिस आता है तब हमें क्या है, नीड फॉर बाईपार्टिजनशिप रखना चाहिए। और क्राइसिस से पहले भी नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, देश को एकजुट होकर देखना चाहिए चीज़ों को, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, ओपोजिशन पार्टी हो, या फिर डिफरेंट अदर पार्टी हो। ओके, जो देश का सिक्योरिटी है वो सबसे ऊपर है। जो देश का फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई अभी जैसे पार्टी फॉरेन पॉलिटिक्स नहीं होता है। ओके, फॉरेन पॉलिटिक्स क्या करता है, पूरे देश की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। सिक्योरिटी पॉलिसी पूरे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। देश प्रोटेक्टेड रहेगा, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, तभी तो कुछ पॉलिटिक्स होगा इसमें। इसीलिए क्या करना है, जो भी क्राइसिस है उससे निपटने के लिए हमें बाई पार्टीजनशिप हमें रखनी ज़रूरी है। तो इस ये आर्टिकल बाई लोकसभा एमपी शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है और काफ़ी अच्छी इंसाइट ये देता है। तो इसमें बेसिकली पार्टी कंसेंसस बनना ज़रूरी है फॉर नेशंस सिक्योरिटी, फॉर नेशंस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो पार्टी जब एक हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, देश में आपका, हम देश के अंदर बटेंगे ही नहीं। ओके, और ऐसे जो सिचुएशन होते हैं, क्राइसिस का सिचुएशन, उसमें देश को बटना, जो बटते हैं लोग कम्युनिटी के नाम पे, पार्टी के नाम पे, वो देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पार्टी अगर एक हो गई तो इंसान, पार्टियां क्या करती है, अभी पॉलिटिकल रिटोरिक की वजह से लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर पार्टी यूनाइट हो गई ऐसे मुद्दों को लेके, तब क्या है, हम और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। बाकी डेवलपमेंटल मुद्दे में कोई डिफरेंस रहता है वो अलग बात है, लेकिन नेशन की सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसमें हम सभी एक होना होगा। तो वही नेक्स्ट आर्टिकल भी उसी के बारे में बात करता है। तो हाल ही में जो स्टैंडिंग कमेटी आपकी फॉर्म की गई है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, तो विथ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। तो इसमें देख सकते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो दिग्गजों को लेके इसमें फॉर्म की गई है, जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है, इंक्लूडिंग आपके शशि थरूर जी जो हेड कर रहे हैं इस कमेटी को। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आप देख सकते हैं कि रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी, एक साथ में दिखाई पड़ रहे हैं जो आपके सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, फॉरेन अफेयर्स के मुद्दे हैं उसमें। तो अभी जो आपकी रूलिंग पार्टी है, उनके पास आपके शशि थरूर जी जैसे जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन में, सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है, वैसे लोग नहीं हैं। तो इसीलिए क्या है, अभी अलग पार्टी में है, लेकिन है तो देश के नागरिक। ओके, है तो देश के ही चिंतक ना। तो इसीलिए क्या है, इनका योगदान भी हम इसमें ले सकते हैं, इंक्लूडिंग अदर मेंबर्स। ओके, तो इससे क्या है, देश में अच्छा बेटर पॉलिसी हम बना सकते हैं, और पाकिस्तान के जो एजेंडे रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, उसको हम डिफीट कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा इसमें इंसाइट दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें फर्स्ट वाला आर्टिकल सेकंड वाला आर्टिकल कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है
एनाटॉमी ऑफ पैनिक। ओके, तो ये अबाउट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है। तो जो भी हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया, ओके, फिर न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है उसको लेके चीज़ें इसमें कही गई है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये पास्ट में बहुत बार इसको डिस्कस किया गया है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप आप इसी तरह से बने रहेंगे हमारे साथ। कोई आपको दिक्कत आती है पढ़ाई में तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, और एज वेल एज़ कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।